मेरे प्रिय नौजवान साथियों, नमस्कार। स्टडी 91 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज आपके लिए हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं वह हर एक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही शानदार है, तो इसलिए तैयार हो जाइए क्योंकि यहाँ से बहुत शानदार प्रश्न हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से 100% मेरे दोस्तों आएंगे ही आएंगे कहीं ना कहीं। तो एकदम जुड़ जाइए और एकदम सतर्क हो जाइए, दिमाग को एकदम तीव्र बना लीजिए क्योंकि दोस्तों याद रखिए, जब तक आपका दिमाग तेज नहीं चलेगा तब तक आप 60 प्रश्नों का जो आंसर आपको देना है जल्द से जल्द, उसमें कहीं ना कहीं जरूर रुकावट आ जाएगी। तो इसलिए एकदम जल्द से जल्द तैयार हो जाइए। कहते हैं अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है, अभी अभी लांघा है मैं समुद्रों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। दोस्तों, अगर छोटी सफलता मिल जाए तो उससे कभी संतुष्ट नहीं होना जब तक आपका मन और आपका मस्तिष्क यह ना कह दे कि दोस्त बस कर अब रुक जा, उसी दिन आपको समझ लेना आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो गई। तो इसलिए आप लोग हमेशा कार्यरत रहिएगा। आइए दोस्तों देखते हैं, बहुत शानदार प्रश्न आज आपके लिए लेकर आया हूं। पहला प्रश्न, सरौता किस प्रकार का उत्तोलक में आता है? यह 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक है सरौता के, द्वितीय श्रेणी का है या तृतीय श्रेणी का, या फिर इनमें से कोई नहीं। जो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं दोस्त, तो उत्तोलक जब आप कभी भी मशीन पढ़े होंगे, मशीन ना, ठीक है, तो मशीन में एक जो छड़ की भांति होता है वही उत्तोलक के रूप में कार्य करता है। अब देखिए, जो यह उत्तोलक है, यह उत्तोलक जो 3 प्रकार से रखे गए हैं, उनमें प्रथम प्रकार का उत्तोलक है, द्वितीय प्रकार का उत्तोलक है और तृतीय प्रकार का उत्तोलक है। तो सरौता क्या है दोस्त, याद रखिए। उससे जानने से पहले हम आपको यह बताएंगे कि प्रथम प्रकार का उत्तोलक क्या है। अब अगर आप यह जान जाएंगे ना तो आप इसे बहुत साधारण तरीके से इस प्रश्न का आंसर एकदम आसानी से दे देंगे। तो प्रथम प्रकार का उत्तोलक वह उत्तोलक होता है जिसमें क्या होता है, भार, ठीक है, भार और आयास, ठीक है, भार और आयास के बीच में क्या होता है दोस्त, आलंब होता है। यह जानना आपके लिए जरूरी है। तो भार और आयास के बीच में क्या होता है, आलंब होता है। भार किसी वस्तु का जो होता है भैया, वह क्या होता है, वजन होता है। याद रखिएगा, क्या होता है, वजन होता है। आलंब क्या होता है, जहां से मतलब जुड़ा होता है कोई मशीन का पार्ट, जहां से जुड़ाव लिया रहता है, वह क्या होता है, आलंब होता है। यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो यह आलंब वह होता है जहां से वस्तु का पार्ट क्या होता है दोस्त, जो मशीन होगी उसका जुड़ाव होगा, और आयास वह होगा जहां पर क्या लगेगा दोस्त, बल लगेगा, अर्थात फोर्स कार्य करेगा, वह क्या होगा, आयास होगा। तो यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी था। तो आप जान गए होंगे कि प्रथम प्रकार का उत्तोलक में क्या होता है, भार और आयास के बीच में आलंब होता है। अब देखिए दोस्तों, अर्थात यहां पर क्या होता है, जुड़ाव होता है। यह प्रथम प्रकार का उत्तोलक होता है। आपको जानना जरूरी चाहिए और जानेंगे तभी मजा आएगा। जैसे दोस्त क्या है, कैंची, एक फॉर एग्जाम्पल मैं देता हूं प्रथम प्रकार के उत्तोलक का, कैंची है। अब देखिए, अगर मैं कैंची को बनाता हूं तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कैंची का मैं एक पार्ट आपके लिए सिर्फ मेहनत कर रहा हूं दोस्तों, सिर्फ आपके लिए यह मेहनत की जा रही है बस। अब ये कैंची है, कोई अब इसमें ये नहीं कि रूबरू उतार ही दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं है। ये कैंची सिर्फ आपको समझाने के लिए है। कैंची देखिए दोस्त मेरे, कैंची कहां जुड़ाव करती है, ये
ये बीच में जुड़ाव करती है ना, तो जो ये बीच में कैंची जहां से अर्थात रिपिट या नट के माध्यम से जुड़ी हुई है, वही उसका क्या हुआ, आलंब हुआ। वही क्या हुआ, आलंब हुआ। और जो कोई वस्तु कैंची अगले पार्ट से काटेगी ना, ऐसे काटेगी, चाहे कागज काटे, चाहे साड़ी का टुकड़ा या कागज या फिर कपड़े का टुकड़ा काटेगी, उस वस्तु का कुछ ना कुछ क्या होगा मेरे भाई, भार होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा मेरे भाई। तो भार अर्थात यहां होगा। और जब कैंची में क्या होगा, हम प्रेशर करेंगे, ऐसे ऐसे जब अंगूठे से दबाएंगे, अर्थात उंगलियों से जब दबाते हैं तो क्या लगेगा, मेरा बल लगेगा। और बल लगेगा तो यह क्या होगा मेरे भाई, यही तो आयास है, बिल्कुल आयास है। तब अब आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया, बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि प्रथम प्रकार का उत्तोलक, जब अब कभी ऐसी कोई मशीन देखिए और अगर बीच में ऐसा कार्य हो रहा है, तो आप अपने मन में हमेशा सोच लीजिए कि भैया क्या है, प्रथम प्रकार का उत्तोलक है, प्रथम प्रकार का उत्तोलक है। जी बिल्कुल एकदम सही बात है। अब कैंची ही नहीं, प्लास भी आता है, जो प्लास अर्थात देखे होंगे जिससे तार वार काटी जाती है, या फिर लाइट वाले लोग लिए रहते हैं, लाइट मैन, वह भी क्या होता है भैया, इसी का है। या फिर आपके दिनचर्या में जो लोग गांव क्षेत्र से रहने वाले लोग हैं, वह जो हैंड पंप का यूज करते हैं, तो देखे होंगे हैंड पंप में जो हैंड लगा रहता है, अर्थात डंडा, उसको दबाते वहां बल लगाते हैं, और जहां से इन्हीं सड़िया जुड़ी होती है वहां पर नट होता है ना, और आगे क्या करता है भैया, पानी ही निकल कर आता है कि नहीं आता है, तो पानी का कुछ ना कुछ भार होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा मेरे भाई। तो ये ऐसे अगर आप समझ लेते हैं तो आपको क्या हो जाएगा, मजा आ जाएगा। तो प्रथम प्रकार का उत्तोलक अब आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल। अब देखते हैं द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में क्या होगा, अर्थात आलंब और आयास के बीच में, आलंब और आयास के बीच में क्या होगा भैया, भार होगा। यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। अब जैसे सरौता, सरौता आप देखिएगा मेरे भाई, आगे से जुड़ा होता है ना, सरौता क्या होता है, अर्थात आगे से सरौता का पार्ट क्या होता है, जुड़ा होता है ना, आगे से पार्ट क्या होता है, सरौते का जुड़ा होता है। देखिए यहीं पर, और जब आप सुपारी या कट्ठा या कोई भी चीज ऐसे मादक पदार्थ का कटाव करते हैं, आप इलायची का भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है भैया, अर्थात आप मेवा का भी भैया, मिष्ठान का भी लोग कटाई, अब मिष्ठान मतलब मिठाई का ही ना कटाई करने लगना जी नहीं, जो पंच मेवे आते हैं जिसमें नारियल आता है, याद रखिएगा, आपका मखाना आता है, तो उनकी भी लोग कटाई करते हैं ना, तो उसका जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ भार होगा, बिल्कुल होगा मेरे भाई, बिल्कुल भार होगा। और पीछे से ही ना आप लोग बल लगा रहे हो और आगे सरौता का पार्ट जुड़ा होता है। जिन लोगों के पास अर्थात ना ध्यान दिए वो लोग प्लीज एक बार इसको घर में निकाल कर जरूर देखें, ताकि उन्हें क्या हो जाए, मजा आ जाए। चलो ये नहीं है तो आजकल नींबू निचोड़ने की मशीन देखे हो, जब आप जूस के नहीं अर्थात ठेले पर गए होंगे तब आपने नींबू निचोड़ने वाली मशीन देखे होंगे, पीछे से ऐसे दबाता, आगे से मशीन जुड़ी रहती है और बीच में नींबू धर कर क्या करता है, बल देता है, तो नींबू का रस निकल कर आ जाता है। आ जाता है कि नहीं आ जाता, बिल्कुल आ जाता है। आज से एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा, ये जान लीजिए, यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में याद रखिएगा भैया, जो ये आयस है वह क्या होता है, जो यह आयस है वह आलंब और भार के बीच में होता है। यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। जानकर आपको बिल्कुल अच्छा लगा होगा और समझ में भी आ गया होगा। मैं आशा करता हूं कि मेरे बच्चों को हर एक प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो तृतीय प्रकार का उत्तोलक में जैसे क्या होता है दोस्त, चिमटा हो गया, क्या चिमटा, चिमटा। अब देखिए आगे जब चिमटा को क्या होता है, बीची से ना पकड़ते हो ना, अर्थात रोटी सेकते समय, अब ये नहीं कि अगले वाले पार से पकड़ लो भैया, जहां से रोटी पकड़ते हो तो जल जाओगे ना, जाहिर सी बात है जल जाओगे, तो इसलिए बिल्कुल कभी ना करिए, बीच वाले पार्ट से ही क्या होता है दोस्त, बल लगता है,
पीछे पार्ट जो होता है जुड़ा रहता है, यही ना जुड़ा होता है, और आगे से जहां से पकड़ते हो वहां क्या होती है, रोटी होती है, या कुछ अतिरिक्त पार्ट होता है, उसमें कुछ ना कुछ भार होता है। तो इसलिए आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मनुष्य का हाथ, मनुष्य का हाथ भी देखो, यहां से मान लीजिए ये हमारा हाथ हो गया, यहां से जुड़ा हुआ है ना, यहां से क्या है, जुड़ा हुआ है, बिल्कुल जुड़ा हुआ है। अब अर्थात यहां पर क्या होगा भैया, यहां पर हम बल लगाएंगे ना, और जो वस्तु आएगी बाहर से, मान लीजिए ये कोई वस्तु है, अगर हम इसको पकड़ रहे हैं तो इसका अपना कुछ भार होगा, जाहिर सी बात है, और यहां पर बीच में नहीं क्या कर रहे हैं, बल लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं ना। तो ये इस तरह आपको यह पूरी बातें समझ में आ गई होंगी। निवेदन करता हूं सभी बच्चे वीडियो को प्लीज शेयर कर दे, मजा आएगा दोस्त, बहुत शानदार मजा आएगा। मैं सभी बच्चों से निवेदन करता हूं कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके लाइक कमेंट करना ना भूलें। जिन बच्चों को कोई समस्या होती है वो लोग बिल्कुल कमेंट करें। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, निचली भूपर पट्टी को ऊपरी क्या होता है, प्रवार से, निचली भूपर पट्टी को ऊपरी प्रवार से अलग करने वाली असंबद्धता कहलाती है। क्या शानदार प्रश्न है मेरे दोस्त। अगर मैं यही निचली भूपर पट्टी को अभी मैं कर देता निचली क्रस्ट, तो आप बिल्कुल समझ जाते, और इसको ऊपरी प्रवार को अगर हम मेंटल लिख देते ना, तो एकदम सच में समझ में आ जाता। अगर यह पृथ्वी का पार्ट है, मान लीजिए यह पृथ्वी का पार्ट है, और पृथ्वी के एक पार्ट का मैं कटाव कर रहा हूं, मान लीजिए मैं इतना काट लेता हूं, ये पृथ्वी का केंद्र है, ठीक है, और इस वाले पार्ट को मैं अलग कर रहा हूं। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छी बातें समझाने जा रहा हूं, तो एकदम इसको बेहिचक समझिएगा, मन लगा के समझिएगा, क्योंकि मजा आने वाला है। ये पृथ्वी का पार्ट हो गया भैया, पृथ्वी की आंतरिक संरचना से यह प्रश्न है, ठीक है। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना का जो पृथ्वी को हमने आंतरिक भाग को 3 भागों में बांटते हैं, कितने भागों में बांटते हैं, 3 भागों में बांटते हैं। और कौन कौन, तो सबसे ऊपरी है भूपर पट्टी, क्या है, भूपर पट्टी, या इसी को क्रस्ट के नाम से जानते हैं। दूसरा है प्रवार, इसको हिंदी में मेंटल के नाम से जानते हैं। और तीसरा है क्रोड, इसी को कोर के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं, कोर के नाम से जानते हैं। आप लोग बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल ध्यान देना आपके लिए जरूरी है। तो इस तरह यह तीनों पार्ट में हमने बांट दिया। तो पृथ्वी का जो ऊपरी वाला पार्ट है दोस्त, याद रखिएगा, यही क्रस्ट है। क्या है, ये क्रस्ट है। और इसके नीचे अर्थात क्रस्ट की जो गहराई बताई गई है, याद रखिएगा, वह 33 किलोमीटर पूर्णतः पाई जाती है, लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार यह लगभग 100 किलोमीटर तक पाई जाती है, मतलब कहीं ना कहीं आंशिक रूप से। और यहां से मतलब निचली क्रस्ट से लेकर के नहीं, अर्थात 3300 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर तक क्या होता है भैया, आप कहनी मेंटल पाया जाता है। यह जानना आपके लिए जरूरी है, अर्थात प्रवार पाया जाता है। और यह क्रस्ट वाला पार्ट है, क्या वाला पार्ट है, क्रस्ट वाला पार्ट है। और 2900 किलोमीटर से लेकर 6371 किलोमीटर तक क्या होता है मेरे भाई, अर्थात आप कहने क्रोड वाला पार्ट, इंग्लिश में कोर कहते हैं, तो कोर वाला पार्ट पाया जाता है। यह जानना आपके लिए जरूरी है। अब देखिए मेरे दोस्त, यह तो हो गया तीनों पार्ट। अब क्या होता है, 11 किलोमीटर के आसपास, 11 किलोमीटर के आसपास एक असंबद्धता पाई जाती है, जो ऊपरी क्रस्ट को निचली क्रस्ट से क्या करती है, अलग करती है। और इसी असंबद्धता को याद रखिएगा, इसी असंबद्धता को क्या है भैया, कॉनरॉड असंबद्धता के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, ये ऊपरी क्रस्ट को निचली क्रस्ट से अलग करती है, यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। अब देखिए, ये निचली क्रस्ट है, ये वाला पार्ट निचली क्रस्ट वाला पार्ट, ये वाला, और यह ऊपरी मेंटल है। ध्यान से समझिएगा, ये ऊपरी मेंटल है, अर्थात मेंटल का ऊपरी वाला पार्ट। तो ये जो असंबद्धता है, याद रखिएगा दोस्त, यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है कि निचली क्रस्ट को ऊपरी मेंटल से अलग करने वाली असंबद्धता को मोहो असंबद्धता कहते हैं। तो निचली भूपर पट्टी या निचली क्रस्ट को ऊपरी प्रवार से अलग करने वाली असंबद्धता को क्या कहते हैं, मोहो असंबद्धता कहते हैं, याद रखिएगा।
रखिएगा 700 किलोमीटर से लेकर 1000 किलोमीटर के आसपास तक आपको फिर जब कभी पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। एक और असंबद्धता पाई जाती जो मेंटल को दो भागों में बांटती है, एक ऊपरी प्रवार या ऊपरी मेंटल और एक निचली मेंटल या निचली प्रवार मेनी। इस असंबद्धता को रेपिटी कहा जाता है, यहां से भी प्रश्न आया हुआ है। और 2900 किलोमीटर में जो क्या है निचली मेंटल को ऊपरी कोर से अलग करती है, इसे गुटेनबर्ग कहते हैं। तो चारों ऑप्शन आपके दिया हुआ है। गुटेनबर्ग विसार्ट के नाम से क्या होता है जाना जाता है, यह जानना है। और एक 5150 किलोमीटर के आसपास जो कोर को अलग करती है दो भागों में ऊपरी और निचली, उसको लैहमैन कहते हैं। क्या कहते हैं? लैहमैन के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह अगर किसी तरह का प्रश्न आता है तो आप बिल्कुल बता सकते हैं। यहां पर पृथ्वी का औसतन तापमान 15 डिग्री सेल्सियस होता है और निचला 5700 डिग्री सेल्सियस आसपास तापमान। बहुत सारी बातें होंगी, बाकी आ जाएंगी आपको। तो इस तरह ये बहुत सारी बातें समझ में आई होंगी। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे, यहां पर 4 ऑप्शन दिया है। श्री गुलजारी लाल नंदा थे, श्री जान मथाई थे, श्री कृष्णमाचारी थे, श्री सरोजिनी नायडू थे। सरोजिनी नायडू क्या थी भैया? पहली राज्यपाल महिला थी। और श्री कृष्णमाचारी लोग क्या थे? संविधान सभा में थे। और गुलजारी लाल नंदा भैया कार्यवाहक के वाले थे ना। तो जान मथाई, लेकिन आपको हम बता दें जब हमारा देश क्या होता है 1946 में संविधान सभा का गठन हो जाता है, आपको बता देते हैं। तो 1946 में संविधान सभा गठन होने के बाद क्या होता है 1947 में अंतरिम सरकार आती है जब देश आजाद होता है। तो अंतरिम सरकार में ही क्या होता है वित्त मंत्री बनते हैं। जैसे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बनते हैं तो उसी तरह वित्त मंत्री भी सामने निकल के आते हैं। तो देश के पहले स्वतंत्र जो वित्त मंत्री थे वो खड़मुख चेट्टी साहब थे। याद रखिएगा, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। षणमुखम भी बोलते हैं इनको, षणमुखम चेट्टी साहब थे। याद रखिएगा, यह प्रश्न आता लेकिन यहां पर चेट्टी साहब को नहीं दिया गया है। याद रखिए, यहां ऑप्शन में ही नहीं है। जो 1947 से लेकर 1949 तक, 1947 से लेकर 1949 तक क्या होता है पद पर रहते हैं। याद रखिएगा। और यही देश के पहले स्वतंत्र क्या है भैया वित्त मंत्री होते हैं। 1949 ईस्वी में फिर क्या होता है जान मथाई को नहीं क्या होता है यह पद मिलता है। याद रखिएगा, बहुत शानदार बातों में से एक है। वित्त मंत्री क्या करता है भैया वार्षिक वित्तीय विवरण पेश करता है। याद रखिएगा, जो लोग बजट बजट नौटंकी बोलते रहते हैं ना वो सब गलत है। बजट शब्द का यूज ही नहीं है संविधान में, ये जान लीजिए। बजट शब्द जो बूजट शब्द से निकला है जिसका अर्थ होता है याद रखिए चमड़े का थैला। चमड़े का थैला होता है जो वह पद्धति पुराने से चली आ रही थी ब्रिटिश शासन काल से लेकर के, उसको क्या किया है निर्मला सीतारमण ने खत्म कर दिया है। और इस बार जैसे जोत बही ना हो, मतलब बही लेकर के क्या हो मुनीम लोग रेड कपड़े में बांध कर आते हैं किसानों का, उसी तरह निर्मला सीतारमण ने याद रखिएगा देश की पहली पूर्ण महिला रक्षा मतलब पूर्ण वित्त मंत्री है। ये याद रखिएगा, इससे पहले भी वित्त मंत्री इंदिरा गांधी जी रही हैं लेकिन वह प्रधानमंत्री पद पर रह करके वित्त मंत्री का पदभार संभाला था। लेकिन जो सीतारमण जी हैं याद रखिएगा यह देश की रक्षा मंत्री भी बन चुकी हैं इससे पहले और वर्तमान में वित्त मंत्री भी हैं। यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। याद रखिएगा 1860 ईस्वी में देश का पहला बजट जो है भैया चार्ल्स विल्सन नामक व्यक्ति ने पेश किया था। यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। यह जानकर आपको अच्छा लगा होगा। यह बहुत प्रमुख बातें थी, इनको हमने एक एक करके आपको बताया, एक एक करके बताया है। भारत के अनुच्छेद 112 में, अनुच्छेद 112 में ही वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान है
जो राष्ट्रपति के कहने पर सरकार अर्थात वित्त मंत्री से कहते हैं, तब वित्त मंत्री क्या होता है, लोकसभा, हमेशा जो बजट पेश होगा वह लोकसभा में ही पेश होगा। यह जानना, क्यों लोकसभा में, केवल लोकसभा क्योंकि जनता का सदन है ना मेरे भाई, किसका सदन है, जनता का सदन है। और वह बजट किसके लिए पेश हो रहा है भैया, वार्षिक वित्तीय विवरण किसके लिए पेश हो रहा है, जनता के लिए पेश हो रहा है ना। तो इसीलिए इस बजट में बहुत सारी योजनाओं को दिखाया जाता है, सरकार का लाभ हानि घाटा सब दिखाया। तो पहले घाटे का बजट पेश होता था, लेकिन अब वह सब नौटंकी बंद हो गई है, अब घाटे का बजट कभी पेश नहीं होता है। पहले रेलवे बजट और आम बजट दोनों अलग अलग थे, लेकिन अब क्या है, दोनों एक ही साथ पास होते हैं, मतलब पेश होते हैं, जिन्हें आम बजट के रूप में जानते हैं। यह जानना बहुत जरूरी है। फिर कभी अगर मौका आएगा पढ़ाने का तो मैं बताऊंगा कि अंतरिम बजट क्या होता है, पूर्ण बजट क्या होता है, ये सारी चीजें आगे प्रश्नों में, बजट कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी बातें बताई जाएंगी। तो यह जानकर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अनुच्छेद 112 याद रखिएगा। अगला है मार्च 2020 में किसे एबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, पीटर लैक्स को श्री निवास वर्धनन को की करेन हुलेवैक को नहीं, या फिर चौथा ऑप्शन है हिलेल फुरस्टेनबर्ग और ग्रेगनी मार्गुलिस को। याद रखिएगा यही सही भी है, अर्थात दो लोगों को एबेल पुरस्कार 2020 दिया गया है। अब ये एबेल पुरस्कार है, इसी से संबंधित नोवेल है, तो आप वहां पर गलती मत कीजिएगा। एबेल पुरस्कार याद रखिएगा किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो गणित के क्षेत्र में मिलता है। ये प्रश्न बहुत शानदार है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है, यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए पूछ लिया जाता है कि नोबेल इनमें से किन क्षेत्र में नहीं दिया जाता है, और उसमें दे दिया जाता है कला, साहित्य, ठीक है ना, नहीं शांति, साहित्य, भौतिक, याद रखिए, और एक गणित दे दिया जाता है। तो गणित के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं मिलता है, एबेल पुरस्कार मिलता है। यह जानना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। 1857 की क्रांति के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो याद रखिएगा लॉर्ड कैनिंग था। 1857 की क्रांति याद रखिए देश का पहला स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है। याद रखिएगा यह बहुत बड़ी क्रांति थी, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान मंगल पांडे को दिया जाता है ना। मंगल पांडे ने ही इस क्रांति का क्या किया था, आगाज किया था, और उन्होंने चर्बी युक्त कारतूस, जो गाय और सुअर की मांस से बनती थी उस समय की कारतूस, उसको मुंह से छुड़ाने के बाद खींचा जाता था ना ऐसे पिन को, तो याद रखिएगा तोड़ना पड़ता था, उसको खींचने से मना कर दिया था, जिससे ब्रिटिश सैनिक लोगों ने या ब्रिटिश जो उस समय के सेना प्रमुख थे उन लोगों ने उनका विरोध किया, अर्थात मंगल पांडे को बहुत ज्यादा दंडित करने का। मंगल पांडे भाग गए, फिर बाद में पकड़े गए, और 8 अप्रैल 1857 को क्या होती है, उनको फांसी दे दी जाती है। जबकि क्रांति की शुरुआत मार्च में ही हो जाती है, 23 तारीख से। याद रखना बैरकपुर छावनी कहानी। या तो याद रखना इस क्रांति के समय जो वो थे, कौन, मुगल बादशाह थे, वो प्रश्न आता है, वह बहादुर शाह जफर थे। कौन थे, बहादुर शाह जफर थे। और बहादुर शाह जफर याद रखिए दिल्ली में नहीं बैठे थे, और दिल्ली में ही इस क्रांति का वह आगाज करते हैं और जनता के साथ आते हैं। लेकिन अंततः हम लोग क्या हो रहा था भैया, एक साथ नहीं थे, गुट में बंधे थे। कहीं झांसी की रानी लड़ रही थी झांसी में, कहीं तात्या टोपे लड़ रहे थे, कहीं नाना साहब लड़ रहे थे, तो कहीं हजरत बेगम लड़ रही थी। तो इस तरह सब अलग अलग पार्टों में बंटने की वजह से जो यह क्रांति थी वह क्या हुई दोस्त, हम भले नहीं जीत पाए, क्या हुआ, अंततः हार हुई। और बहादुर शाह जफर को नहीं क्या होता है, पकड़ करके नहीं कहां भेज दिया जाता है, बर्मा का एक शहर है रंगून। फिर वही गाना बनता है ना, मेरे पिया गए रंगून, वहां से किया न टेलीफोन, पिया की याद सताती है। ये याद रखना, ये गाने को सुनना, ये आप सोचते होंगे कि हंसी मजाक में गा दिया ना, ऐसा कुछ नहीं मेरे दोस्त। जब इस गाने को नहीं आप सुनेंगे तो 1857
1957 की क्रांति की वह दर्द जो बहादुर शाह जफर क्या होता था, बहुत बड़े शायरबाज थे, वह याद रखिएगा अपने वियोग में कैसे गाते हैं। खैर वह सीन वहां अलग अलग है, ये बातें याद रखिएगा। लॉर्ड कैनिंग जी जानना बहुत जरूरी है। 56 से 62 तक, यह 1856 से लेकर 62 तक देश के क्या होते हैं दोस्त, यहाँ के जो होते है गवर्नर जनरल होते हैं। और इसी के बाद क्या होता है दोस्त, याद रखिएगा, ये गवर्नर जनरल का पद हट जाता है और यहाँ पर वायस राय पद चल जाता है। कौन सा? वायस राय। और ये पहले देश के ही वायस राय मतलब बनते हैं, यह भी जानना और जरूरी है। और अंतिम गवर्नर जनरल, यह प्रश्न भी बने तो आप इसका भी आंसर दीजिएगा। और यह क्रांति अपने आप में बहुत बड़ी क्रांति थी, यह जानना आपके लिए जरूरी है। अगर मौका मिलेगा पढ़ाई को छोड़कर, कभी एक मूवी है क्रांति। कौन सी? क्रांति। इस फिल्म को, पुरानी वाली क्रांति को जरूर देखिएगा, जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा साहब ने, हेमा मालिनी और दिलीप कुमार जैसे लोग हैं ना। फिल्म में गाना है जिंदगी की टूटे न लड़ी, प्यार कर लो घड़ी दो घड़ी। याद रखिए, इस मूवी को देखेंगे तो आपको पूरी घटनाएं क्या होगी समझ जाएंगे, अंग्रेजों का कैसा था। और एक मूवी और है मर्द, अमिताभ बच्चन साहब को, उसको भी जरूर देखिएगा अगर मौका मिलेगा। तो इस तरह अभी नहीं, एग्जाम के बाद याद रखिएगा, यह जानना बहुत जरूरी है। अगला प्रश्न आपके हाल ही में जारी वर्ल्ड क्या है, हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में भारत किस स्थान पर है दोस्त, याद रखिएगा। तो भारत का स्थान 144वें स्थान पर है, यह जानना बहुत जरूरी है 2020 में। जबकि 2019 में भारत का 140वां स्थान अर्थात 4 पायदान गिरा है। कहीं ना कहीं देखे होंगे भैया लोग, कहीं ना कहीं अर्थात जो प्रसन्नता है, खुशी का सूचकांक है वो गिरा है। तो कहीं ना कहीं भारतीय दुखी हैं, और दुखी होने का कारण कई होते हैं, उसमें जातिवाद भी होता है, क्षेत्रवाद भी होता है, धर्मवाद भी होता है, कई कारण है, सरकार का भी कारण हो सकता है, या फिर रोजगार को लेकर हो सकता है। बहुत सारे कारण क्या होते हैं प्रसन्नता के, जो जाति है उसमें आते हैं भैया दुखी के भाव। तो ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। और जो इसमें सबसे ज्यादा खुश देश है वह कोई और नहीं भैया, फिनलैंड है। कौन है भैया? फिनलैंड है, याद रखिएगा, ज्यादातर जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। यह है आपका फिनलैंड, और इसी की राजधानी है हेलेंसिकी। क्या है? इसी की राजधानी है आपकी हेलेंसिकी, यह जानना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, ये 3 देश याद रखिएगा, बहुत प्रश्नों में अभी आपके सामने आएंगे। स्वीडन तो बहुत स्थानों पे आएंगे, क्योंकि भैया स्वीडन का नाम अपने आप में विशेष है। दिखाऊंगा अभी कितने सारे प्रश्नों में यह प्रश्न बनता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रेपो दर ऐसी दर है जिस पर अन्य बैंक को क्या करता है, भारतीय रिजर्व बैंक क्या करता है, धनराशि उधार लेते हैं। किससे? भारतीय रिजर्व बैंक से। क्या यह बात सत्य है? क्या यह बात एकदम सत्य है? तो जी हां, एकदम सत्य है। किसी देश की गिनी गुणांक 1 के मान का अभिप्राय यह है कि उस देश की जनता में प्रत्येक की आय पूर्णतः समान है। जी नहीं, यह गलत है, गलत है, गलत है। तो सरासर गलत है। तो एक सही है। याद रखिए, रेपो दर में क्या होता है भैया, भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात आरबीआई, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को होती है दोस्त, याद रखिएगा। यह प्रश्न बहुत जरूरी है। और कल हमने संघीय न्यायालय का भी गलत थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया था, जो है 1 अक्टूबर 1937 में हुई थी संघीय न्यायालय की स्थापना। माफी चाहता हूं, कल वो पॉइंट देख लीजिएगा, मैं इसी को पॉइंट में रख के 1935 वाला बता दिया था। और ये दोनों भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत होते हैं दोस्त, यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो
क्या करता है, बैंक रिवर्स जो रेपो दर है वह देता है, रिवर्स रेपो दर। अन्य दूसरी बात होती है, तो रेपो दर याद रखिएगा वर्तमान में जो रेपो दर है वह कितना है, 5.15% है, याद रखना, जिसे फीसदी भी बोलते हैं, यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर प्रश्न आ जाए कि कितना है रेपो दर वर्तमान में, तो 5.15% है रेपो दर। जितना रेपो दर क्या होगा दोस्त, कम होगा, उतना ही ज्यादा बैंकों को क्या मिलेगा, कर्ज मिलेगा, और जितना ज्यादा कर्ज आएगा मिलेगा बैंकों को, उतना ज्यादा लोगों को क्या होंगे, वह कर्ज देंगे, और उतना ज्यादा या जितना लोगों के पास पैसा होगा, याद रखिए अगर धन पाएंगे तो पैसा क्या करेंगे, खर्च करेंगे, कोई घर बनवाएगा, कोई मशीन खरीदेगा, कोई कुछ करेगा। तो इस तरह याद रखिएगा उतना ज्यादा मार्केट में नहीं क्या होता है, सरलीकरण का दौर आता है, वस्तुओं का जो है भैया दाम गिर जाता है, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी। दाम गिर जाता है कि दाम बढ़ जाता है, ये जानना आपके लिए। जब अधिक लोग खरीदने वाले होंगे तो दाम हमेशा बढ़ जाएगा, ये इकोनॉमिक्स वाले सर पढ़ाए होंगे, यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। जबकि रिवर्स रेपो दर वर्तमान में 4.90% है। यह भी प्रश्न अगर आए तो इसको भी एकदम याद रखिएगा। तो इस तरह बहुत सारी शानदार बातें थी, ये 5 है बेटा, याद रखिएगा। थोड़ा सा अगर ना समझ में आए तो बिल्कुल बना लीजिएगा। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, पाल बिया इनमें से किस देश के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं। तो याद रखना जो पाल बिया है ना दोस्त, वह दुनिया के ऐसे एक नेता हैं जो अभी तक सबसे ज्यादा क्या होता है भैया, किसी देश के अगर पद पर अर्थात सर्वोच्च पद पर आसीन है, वह है भैया पाल बिया। याद रखिए लगातार 37 साल से अधिक क्या है अपने पद पर बने हुए हैं, और यह क्या है अफ्रीकी महाद्वीप का एक देश है, यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। कौन, कैमरून। यहां से भी लगातार प्रश्न आते हैं, ये जानना चाहिए। किस कारण आकाश नीला दिखाई देता है, किस कारण आकाश नीला दिखाई देता है, यह तो बहुत ही शानदार प्रश्न है भैया। अपवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण, विवर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण। जी हाँ, प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है दोस्त, देख लेते हैं क्या होता है। जैसे आकाश में नहीं, आप देखिए दोस्त, वायुमंडल में बहुत सारे क्या होते हैं, धूल कण होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं, धूल कण होते हैं। ध्यान से देखिएगा, मजा आने वाला है, क्योंकि बहुत शानदार बातें यहां से समझ में आने वाली हैं। तो आकाश में क्या होते हैं, बहुत सारे धूल कण होते हैं ऐसे, ठीक है। और इन धूल कणों पर क्या होता है, जब सूर्य का प्रकाश, जब क्या होता है सूर्य का प्रकाश, जैसे यह सूर्य है ना, यह सूर्य का प्रकाश जब पड़ता है तो याद रखिएगा सूर्य का प्रकाश तो अब कोई पास से आ नहीं रहा है, याद रखिएगा। तो सूर्य का प्रकाश जब इनमें पड़ता है तो जो बैगनी रंग होता है, ध्यान से समझिएगा, कौन सा रंग, बैगनी रंग, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है। बैगनी रंग जो होता है उसमें क्या होती है, ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है। क्यों, क्योंकि इसमें तरंग दैर्ध्य कम होती है। याद रखिए, जिसमें तरंग दैर्ध्य ज्यादा होती है उसमें ऊर्जा कम होती है, और जिसमें तरंग दैर्ध्य क्या होती है, कम होती है, उसमें ऊर्जा क्या होती है, याद रखिए ज्यादा होती है। यही जानना आपके लिए जरूरी है। तो तरंग दैर्ध्य क्या होती है भैया, कम होती है, और लाल रंग की क्या होती है, तरंग दैर्ध्य ज्यादा होती है। इसकी क्या ज्यादा होती है, अनुदैर्ध्य ज्यादा होती है। क्या ज्यादा होती है, अनुदैर्ध्य ज्यादा होती है। तो बैगनी रंग की ऊर्जा क्या होती है, ज्यादा होती है। तो जिसमें ऊर्जा ज्यादा होगी वह क्या करेगा दोस्तों, फैलाव ज्यादा करेगा ना, जाहिर सी बात है। अगर मेरे अंदर पावर है, आपके अंदर पावर है, आप ऊर्जावान है, तो जो एक सुस्त आदमी जिसके पास ऊर्जा कम है, जिसके पास पावर कम है, वही काम को क्या करेगा, 2 घंटे में करेगा मान लो, और आपके लिए वही काम दिया गया तो आप इसको 30 मिनट या 1 ही घंटा में समाप्त कर देंगे। क्यों, क्योंकि ऊर्जावान है, आपका फैलाव ज्यादा है ना, जल्दी जल्दी घूम घूम काम करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो इसी तरह बैगनी में क्या होता है दोस्तों, जब ऊर्जा ज्यादा होती है तो इसमें क्या होता है, फैलाव होता है, और जब
फैलाव होता है तो बैगनी रंग का जब व्हाइट धूल कण में क्या होगा, बैगनी रंग चढ़ेगा तो जाहिर सी बात है नीला ही दिखेगा मेरे भाई। यह जानकर आपको अच्छा लगा होगा। तो ये क्या है, प्रकीर्णन के कारण होता है, यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। फिर सुबह सूर्य का लाल दिखाई देना, शाम को लाल दिखाई देना सूर्य का, तो याद रखिए क्या होता है, जब सुबह के समय सूर्य निकलता है या शाम के समय सूर्यास्त होता है तो याद रखिए जैसे आप यहां पर है ना, तो क्यों लाल दिखाई देता है, क्यों, क्योंकि इसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा है। तरंग दैर्घ्य मतलब गति ज्यादा है, क्या है, गति ज्यादा है, तेज चल रहा है, तो जाहिर सी बात है जो तेज है वही दूर से दिखाई देगा। इसीलिए सुबह और शाम को सूर्य क्या होता है, लाल दिखाई देता है। क्यों, क्योंकि सूर्य इस समय पृथ्वी से दूर होता है सुबह के समय। याद रखिएगा सूर्य का जब सुबह के समय पृथ्वी का समझ रहे हैं ना, अपने अनुसार या जान लीजिए जहां पर आप हैं आप उसके अनुसार देखिएगा। आपसे दूर होगा ना, तो दूर में कौन सा रंग दिखाई देगा ज्यादा, जिसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा। तरंग दैर्घ्य किसकी ज्यादा है, लाल रंग की ज्यादा है ना, यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। बाकी इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, आप जिसको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं, और बीच का रंग जो होता है वह हरा होता है। यहां से भी प्रश्न बहुत अच्छे से आते हैं, यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। बेजानी हैप्पी नाला के नाम से जाना जाता है, याद रखना, अर्थात बैगनी सबसे नीचे होता है, यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। बैगनी है, फिर जामुनी है, बैगनी है, फिर जामुनी है, यहाँ से भी प्रश्न आता है। बेजानी, ठीक है, नीला है, ठीक है, नीला है, ये याद रखना आप लोग, नीला है, हरा है, नीला है, हरा, ये देखिए बीच में आ गया ना, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, हैप्पी नाला, पीला है, ठीक है, फिर नारंगी है, और फिर लाल है। ये देखिए आपके 7 रंग हमने बना दिया है क्रम से। इसी को बेजानी हैप्पी नाला के नाम से, मतलब एक ट्रिक है जो याद कर सकते हो आप लोग ऐसे भी। तो इस तरह आप देखे होंगे, ये सारी चीजें आपका अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे देखिए दोस्तों, आगे बात करते हैं। कंप्यूटर वैज्ञानिक क्या है भैया, लैरी सैटलर का हाल ही में निधन हो गया। इन्होंने विकसित किया था। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो कट, कॉपी एंड पेस्ट याद रखिएगा, साथ में कमांड भी यही को इन्होंने विकसित किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, जो भी कंप्यूटर का एग्जाम देंगे। तो लैरी टेस्लर याद रखिएगा, वैज्ञानिक हैं, इन्होंने ही कट, कॉपी, पेस्ट एंड कमांड का भैया विकास किया था। यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। 19वें एशियाई खेलों का आयोजन 2022 में कहां पर किया जाएगा, तो होंगछू में किया जाएगा, ये जान लीजिए। और यह कहां, चीन में, चीन में याद रखिएगा। और जो इन्हें 3 सिंबल दिए गए हैं वो तीनों रोबोट हैं, याद रखिएगा, जो भैया ये जानना बहुत जरूरी है। कहां पर होगा, ये जानकर आपको अच्छा लगा होगा, ये प्रश्न जरूर आएगा कहीं ना कहीं, ये जान लीजिए। एशियाई खेल है भैया, अर्थात एशिया का खेल है, जिसमें चीन और भारत जैसे देश, जापान जैसे देश बहुत आगे आते हैं ना, तो ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। आगे देखिए भैया, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक के निदेशक मंडल को भंग करते हुए प्रशासक नियुक्त कर दिया भैया। निदेशक मंडल अर्थात खत्म हो गया है, यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। अब प्रशासक अर्थात यहाँ पर अब एमडी जरूर हो जाएंगे, मैनेजिंग डायरेक्टर आ जाएंगे, सीईओ, और यह कोई और नहीं जो अभी हाल ही में बैंक चर्चित में रहा, एस बैंक है ना। एस बैंक अभी देखे होंगे, एस बैंक बहुत ज्यादा क्या हो गया था, घाटे में आ गया था। जो एस बैंक की कुल लागत है वह 3,80,000 करोड़ के आसपास है, यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। और इसमें से यह 2 लाख से अधिक क्या हो गया था भैया, कर्ज में आ गया था, यह जानना है। इसकी कुल लागत इतना है और इससे ज्यादा कर्ज बन रहा था, तो इसीलिए इसको फिर आरबीआई अपने अंडर में लिया था, यह जानना
आपके लिए बहुत जरूरी है। और जो पहले प्रशासक नियुक्त हुए हैं वह कोई और नहीं भैया प्रशांत कुमार हुए हैं। कौन हुए हैं? प्रशांत कुमार हुए हैं। यह प्रश्न बहुत शानदार है दोस्तों। अगर मजा आ रहा हो तो प्लीज एक बार वीडियो को शेयर और कमेंट तो बनता है ना, बिल्कुल बनता है। ये आपसे निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए और अपने दोस्तों को बताइए। कोई जरूरी नहीं कि ये प्रश्न सिर्फ यहीं आए, हर जगह आने की संभावना, इसीलिए ऐसे प्रश्न आप 60 प्रश्न में 600 प्रश्न सॉल्व करेंगे। ये भीम सिंह का चैलेंज है, याद रखिएगा। अगर एक बार अच्छे से देख लेंगे तो बहुत सारे प्रश्नों के आंसर आपको मिल जाएंगे। आईसीसी T20 वर्ल्ड में जो है वुमेन वर्ल्ड कप जो हुआ है भैया, याद रखिएगा आईसीसी T20 वुमेन्स वर्ल्ड कप का खिताब इनमें से किस टीम ने जीता है? तो याद रखिए भैया ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। और किसे हराकर जीता है? तो भारत को हराकर जीता है। भारत की महिलाएं अर्थात भारत की स्त्रियां पहली बार, लड़कियां या तीनों बोल दो भैया, कोई एक का शादीशुदा बहनें होंगी, कोई होंगे, ठीक है। तो भारत की जो लड़कियां हैं दोस्त, याद रखना उन्होंने अपना जलवा दिखाया था और पहली बार वर्ल्ड कप में पहुंचकर दिखाया था। यह जान लीजिए, भले हार गई कोई बात नहीं है। और यह वर्ल्ड कप की प्रतियोगिता हुई कहां है? अगर ऐसा भी प्रश्न आ जाता है तो इस वर्ल्ड कप की प्रतियोगिता कहीं और नहीं, ऑस्ट्रेलिया में ही हुई थी। यह जानना आपके लिए जरूरी है। और घर का तो हर आदमी शेर होता है ना, तो याद रखिए भैया, बाजी मार ले जाओ, कोई बात नहीं, कभी हमारा भी मौका आएगा। विश्व जल दिवस 2020 की थीम है। हर वर्ष 22 मार्च को क्या होता है भैया? विश्व जल दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। और इस बार की जो थीम थी जल और जलवायु परिवर्तन, जल और जलवायु परिवर्तन। आप देखे होंगे कि पृथ्वी पर ज्यादा पानी नहीं है। कौन सा? पीने योग्य वाला, याद रखिए। वैसे तो 71% है, ठीक है, 70.8% लगभग 71% जल है, लेकिन जो पीने योग्य पानी है, जल है, वह बहुत कम है। और उसी का बचाव करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, उसी का बचाव करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, यह जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह यह शानदार प्रश्नों में से एक था। एससी ने अर्थात सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग करते हुए मणिपुर के केंद्रीय मंत्री TH श्याम कुमार को बर्खास्त कर दिया गया है? ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्त, अनुच्छेद 14 जी नहीं, यहाँ तो समानता और संरक्षण का अधिकार। अनुच्छेद 111 जी नहीं, ये भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अनुच्छेद 142 एकदम सही है। अनुच्छेद 142 का उपयोग क्या है भैया? सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार ऐसा किया है किसी नेता के खिलाफ जो दल बदल से संबंधित था। मणिपुर में देखे होंगे आप लोग 60 सीटें हैं, 60 सीटों में सबसे ज्यादा भैया कांग्रेस ने जीता था, याद रखिएगा। और फिर उसके बाद बीजेपी दूसरी लार्जेस्ट पार्टी थी। कौन? बीजेपी दूसरी लार्जेस्ट पार्टी थी। कांग्रेस के क्या होता है, नेता जैसे मध्य प्रदेश में इस्तीफा देते हैं, वहां पर भी इस्तीफा देकर कहां? बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। उसमें से ही है एच श्याम कुमार, जिन्हें ऐसा पाया गया कि दल बदल करते समय, अर्थात ये है जो दल बदल संबंधी 10वीं अनुसूची में क्या है प्रावधान दिया है, उसका गलत उपयोग किया है, इसीलिए इनको बर्खास्त किया गया है। तो ये पहली बार ऐसा हुआ, इसलिए इसको बिल्कुल याद कर लीजिएगा। मणिपुर की राजधानी कहाँ है? मणिपुर का जो मतलब बॉर्डर लगता है, किससे किससे लगता है, किस देश से लगता है, ये भी आता है, याद रखिएगा। तो इनको आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न बहुत शानदार प्रश्नों में से एक हैं। आगे है भैया जी अर्थात स्मॉल जी का मान दिया हुआ है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड होता है क्या? ठीक है, मीटर पर सेकेंड होता है क्या? 8.9 मीटर पर सेकेंड या फिर 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है या 8.9 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है? तो इसमें जो एकदम सही है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। ये प्रश्न बार बार आता है, इसीलिए आपके लिए रखा गया है। यह जानना आपके लिए जरूरी है, यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। लिफ्ट में खड़े व्यक्ति के भार में कोई परिवर्तन नहीं होता जब लिफ्ट, ठीक है, जब लिफ्ट क्या करती है?
नीचे से उतरते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए तब क्या भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा? या लिफ्ट नीचे की ओर उतर रही हो, ठीक है, या फिर लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही हो? जी बिल्कुल, लिफ्ट का एक मान वेग क्या हो जाए, क्या है, ऊपर नीचे गति समान वेग से करती हो। लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर नीचे क्या कर रही हो भैया, गति कर रही हो। तो क्या इस हाल में ऐसा होगा? तो भैया समझ लेते हैं भैया, जब नीचे उतरते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाएगी तो क्या होगा, जो वस्तु का भार है वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा ना भैया। जाहिर सी बात है, जो पिंड उसमें रखा हुआ है उसका भार शून्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक समान वेग से वो नीचे आएगा ना, ठीक है भैया, उसको कोई रोकने वाला नहीं है, जाहिर सी बात है। लिफ्ट नीचे की ओर उतर रही होती है तो क्या होता है, अर्थात जो पिंड, अर्थात जैसे हम हैं लिफ्ट पर बैठे हैं, मान लीजिए हम पिंड हो गए, तो जब नीचे लिफ्ट उतरेगी जाहिर सी बात है तो मेरा मन क्या कहेगा, जल्दी से जल्दी उतर ले मेरे भाई, जल्दी जल्दी पहुंचा देना। तो जब मन में प्रसन्नता होगी, डर नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है वहां पर हल्कापन महसूस होगा ना, तो भार क्या हो जाएगा, हल्का हो जाता है। कैसा हो जाता है, हल्का हो जाता है। तो लिफ्ट जब ऊपर की ओर जा रही होती है तब क्या होता है, तो याद रखिए लिफ्ट जब ऊपर जाती है तो भार जो होता है वो बढ़ा प्रतीत होता है आपका, याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि याद रखिएगा नीचे जो जी का मान काम कर रहा है वो आपको खींच रहा है ना, अर्थात खींच रहा है, और आप ऊपर को जा रहे हो। जाहिर सी बात है जब आप किसी पानी को, याद रखिएगा, ऐसे मान लीजिए रस्सी है और मतलब नीचे छत से आप देखिए रस्सी को छोड़िए तो आपको भार क्या है, अर्थात रस्सी को जब नीचे छोड़ेंगे तो देखिए कम लगेगा भार आपका, मतलब बल कम लगेगा। लेकिन वही पिंड को आप क्या करिए, अगर ऊपर खींचिए तो देखिए भार भारी भारी लगेगा ना, जाहिर सी बात है। तो उसी तरह समझ लीजिए भाई मेरे, अर्थात यहां बढ़ा प्रतीत होगा कि लगता है यार कितना वजन हो गया भाई मेरे। तो लेकिन जब लिफ्ट क्या है, एक समान से वेग क्या करती है भैया, गति करती है, तो कोई पिंड का में भार में क्या होता है, परिवर्तन नहीं होता है। याद रखिए जब एक समान से गति करती है ऊपर नीचे, किसमें, ऊपर नीचे, याद रखिए ये बातें बहुत अच्छी हैं। अगला है रणजी ट्रॉफी 2019-20 का खिताब हाल ही में किसने जीता? तो याद रखिए भैया सौराष्ट्र ने जीता है। यह प्रश्न बहुत शानदार में से एक है, यह प्रश्न लगातार आएंगे, इनको याद रखिए। क्यों? क्योंकि रणजी ट्रॉफी भारत की जो है भैया क्रिकेट, जो क्रिकेट से संबंधित है, यह सबसे बड़ी प्रतियोगिता है, यह जानना बहुत जरूरी है। और रणजी ट्रॉफी खेलने के बाद जो योग्य होते हैं लोग, वही क्या होते हैं, फिर इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं ना, तो यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है रणजी ट्रॉफी। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा एक सदिश राशि नहीं है? पहले अदिश राशि जान लेते हैं, जिसमें केवल क्या होता है, परिमाण होता है। याद रखिएगा दिशा नहीं होती, वह अदिश राशि होती है। जिसमें दिशा के साथ साथ परिमाप भी होता है, वह क्या होती है, सदिश राशि होती है। याद रखिएगा, तो सदिश राशि नहीं है, वेग सदिश राशि है, दाब जी नहीं, दाब सदिश राशि नहीं है, बल भी सदिश राशि है, विस्थापन भी सदिश राशि है, अर्थात जो दाब है वह अदिश राशि है। यहां से भी प्रश्न आए तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। 10 अप्रैल 1917 के चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के साथ और कौन शामिल हुए थे? बाल गंगाधर तिलक जी नहीं, सुभाष चंद्र बोस जी नहीं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद रखिएगा, जब डॉक्टर राम कुमार, याद रखिएगा, पत्र लिखते हैं, जब मजदूर क्या होता है, सम्मेलन होता है, उसमें पता चलता है कि गांधी जी बहुत बड़े नेता हैं और अफ्रीका से अभी क्या है, अर्थात जो भारतीय जनता थी, अश्वेत थे, उनको न्याय दिलाकर जीत कर आए हैं, अंग्रेजों को मात देकर आए हैं वहां पर। तब उनको पता चलता है कि अभी क्या है भैया, गांधी जी आ गए हैं पूर्ण रूप से। गांधी जी अफ्रीका से कब आते हैं? 1915 में आते हैं। तब क्या होता है, पत्र लिखा जाता है और गांधी जी देश में, अगर
पूछा जाए कि पहला आंदोलन गांधी जी ने या पहला सत्याग्रह कहाँ किया, तो याद रखिएगा वह अफ्रीका में नहीं, लेकिन जब पूछा जाए भारत में पहला उनका आंदोलन कौन सा है, तो याद रखिएगा वह चंपारण है। याद रखिएगा, यह जानना बहुत जरूरी, जो नील की खेती के लिए होता है और यह बिहार में, ठीक है। यह जानना बहुत शानदार प्रश्नों में से एक था, यह जानकर आपको अच्छा लगा होगा। हाल ही में भारत के 10वें मुख्य सूचना है, ठीक है, मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है, ये प्रश्न और बहुत शानदार है। याद रखिएगा बिमल जुल्का देश केहनी क्या हुए हैं, 10वें मुख्य सूचना आयुक्त बने हुए हैं। याद रखिए इनकी जो नियुक्त करते हैं वह राष्ट्रपति के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा होती है। पहले समझ लेते हैं सूचना आयुक्त आखिर आया कहाँ से। तो जो भैया 2005 में 12 अक्टूबर 2005 को क्या होता है, राइट टू इंफॉर्मेशन अर्थात सूचना का अधिकार प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? सूचना का अधिकार। कब प्राप्त होता है? 2005 में ही। और यह पास कब होता है? 15 जून को। याद रखिएगा हस्ताक्षर राष्ट्रपति करते हैं। 16 जून को ही यह कहा जाता है कि सभी सरकारी संस्थाओं को 120 दिन का समय दिया जाता है कि सारा डाटा एकत्रित कर ले, नहीं जनता को क्या मिलने वाला है, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार मिलने वाला है। जनता आपसे सूचना पूछेगी और आपको 30 दिन के अंदर क्या देना पड़ेगा भैया, अर्थात जो जनता आपसे सूचना मांगी है उसका जवाब देना पड़ेगा 30 दिन के अंदर। तो पहली बार जब जनता क्या होती है, सूचना मांगती है, तो किससे मांगती है, अर्थात पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर PIO से मांगती है। अगर PIO देने में असफल हो जाता है तब यह मामला AO को जाता है, अपीली अधिकारी को जाता है। और अपीली अधिकारी अगर समझता है कि भैया यह विषय का पार्ट है, केंद्र का विषय है, तो यह फिर CIC में और SIC, अब ये क्या होता है, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, राज्य सूचना आयोग, या फिर केंद्रीय सूचना सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, या फिर क्या कहा जाए केंद्रीय सूचना आयोग के पास भेजता है। अब अगर दोनों का विषय रहा, जैसे समवर्ती का विषय है, तो समवर्ती का अगर विषय है तो समवर्ती के विषय में दोनों से पूछा जा सकता है। ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो ये जानकर आपको अच्छा लगा होगा। तो यही CIC का जो होता है मुख्य सूचना आयुक्त होता है, केंद्र स्तर की ये बात हो रही है, यह जानकर आपको बहुत जरूरी होगा। 2005 में आया है, याद रखना। यह एक कोई संवैधानिक संस्था नहीं है, ये जान लीजिएगा। यह गैर संवैधानिक संस्था है, अर्थात संविधान से मतलब जो अंग होता है वह नहीं है। यह जानकर बहुत जानना चाहिए। यह एक विधिक अधिकार है, यह एक विधिक अधिकार है, यह एक संवैधानिक अधिकार नहीं है। यहाँ से भी प्रश्न अगर बनते हैं तो आपको यह जानकर अच्छा लग रहा होगा। बहुत सारी बातें हैं आपको जानने की ज़रूरत है। आपके कॉलेज में ठीक है टीचर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, आपके प्रधान क्या योजनाएं लेकर आ रहे हैं, कौन कौन सी लागू कर रहे हैं, कितना उनके खाते में पैसा आया हुआ है, आपके SDM साहब ने क्या किया, कौन कौन से काम कराए क्षेत्र में, आपके पास हर चीज़ क्या है, नेताओं से लेकर अधिकारी तक के पास पूछने का अधिकार है। कुछ चीज़ें छोड़कर, जैसे अगर छोड़ना क्या है भैया, जैसे आप कहो कि जैसे आप क्या है जैसे पुलिस का पेपर देने जा रहे हो, आप पहुंच जाओ क्या है भैया किसके पास, अर्थात आप समझ जाइए जो DGP साहब है या IG साहब है, उनसे मतलब पूछ लो कि क्या भैया ये बताओ हमारा कपिया कौन जांचेगा जिसको हमने गोला गोला करके भरा है। तो ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। या फिर कोई मतलब कि जो ऐसी मतलब रक्षा से संबंधित ऐसी कोई सूचना जो देश के लिए खतरा पैदा हो रही है उसके संबंधित आपको नहीं दी जाएगी।
साथ ही साथ आपको नहीं जो मतलब केंद्र से संबंधित, सरकार के संबंधित जो मतलब ऐसी सूचनाएं हैं जो गुप्त रखी जा सकती हैं उनको भी आप तक नहीं दिया जा सकता है। फिर एक देश से दूसरे देश ऐसी कोई सूचना आपको नहीं दी जाएगी जो क्या है एक देश से दूसरे देश के बीच में, जैसे भारत के दूसरे देश से संबंध है, उसमें कोई गड़बड़ी पैदा हो जाए। और यही कारण था दोस्त, याद रखना, जो लाल बहादुर शास्त्री साहब कहानी, जब याद रखना ताशकंद में मृत्यु होती है तो उनसे क्या होता है, जांच नहीं मतलब पोस्टमार्टम फिर से नहीं कराया जाता है। क्यों? क्योंकि नहीं उस समय यूएसएसआर था और वह देश कौन सा मेन था, रूस था। उसने यह बता दिया था कि हार्ट अटैक के कारण इनकी मृत्यु हुई, तो कहीं संबंध में खटास ना आ जाए, यही कारण थे दोस्त, याद रखना। इससे पहले भी हमें राइट टू इंफॉर्मेशन था, लेकिन वह कहाँ था, अनुच्छेद 19A1 के तहत यह अधिकार प्राप्त था। तो इस तरह अब आपको समझने की बातें बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी हैं। अब क्या होता है भैया, राइट टू इंफॉर्मेशन में जो सूचना मुख्य सूचना आयुक्त होते हैं वह जान लीजिए भैया, इस समय 10वें नंबर के बिमल जुल्का साहब है। कौन है? बिमल जुल्का साहब है। फिर पूछोगे कौन भैया पहला कौन था, तो याद रखिएगा पहला वजाहत हबीबुल्ला, ये नाम बिल्कुल याद रखिएगा। हबीबुल्ला साहब क्या थे भैया, वजाहत हबीबुल्ला साहब लिख लीजिएगा। मैं अगर ना समझ में आ रहा तो फिर से लिखने का कोशिश करूँगा। हबीबुल्ला साहब थे, यह जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो वजाहत हबीबुल्ला साहब क्या थे भैया, याद रखिएगा, देश के पहले मुख्य सूचना आयुक्त थे। फिर कहोगे सर 10 हो गए तो इसमें कोई महिलाएं भी बनी? जी हाँ, यह जानना चाहिए कि मात्र अभी देख लीजिए दोस्त कितने हमारे मुख्य न्यायाधीश बन चुके, 47वें नंबर तक, लेकिन आज तक अभी कोई मुख्य न्यायाधीश महिला नहीं बनी है। और यहाँ पर ध्यान से देख लो भैया, मात्र 2005 से लेकर 2020 15 साल में 10 लोग बैठ चुके हैं और 10 लोगों में 2 लेडीजें हैं। कितनी? 2 लेडीजें हैं, यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। जो पहली लेडीजें थी मतलब जो बैठी थी वह 4थे नंबर की थी और कौन थी? दीपक संधू नाम था उनका, याद रखिएगा, कहीं कहीं सिंधु भी लिखा है। तो दीपक सिंधु जी क्या थी, देश की पहली महिला मुख्य सूचना आयुक्त थी। और दूसरी जो थी उनके तुरंत बाद सुषमा सिंह बनी थी, अर्थात मुख्य सूचना आयुक्त। यह जानकर आपको अच्छा लगा होगा। फिर अगर हम बात करें यहाँ पर, ठीक है, कि अगर मान लीजिए PIO जो है अगर वह गलती करता है और इंफॉर्मेशन जानकर नहीं देना चाहता है तो ये दोनों किसको सजा देंगे? इसको सजा देंगे कि इसको देंगे? तो इसको सजा मिलेगी, याद रखिए, ये दोनों इसको सजा देंगे। और सजा क्या है भैया, याद रखिएगा, अर्थात 250 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से अर्थात 100 दिन से ज़्यादा नहीं लगेगा। अर्थात दंड याद रखिएगा 25,000 रुपये अधिकतम क्या करना पड़ेगा भैया, इनको राशि देना पड़ेगा 250 रुपये के हिसाब से, प्रतिदिन के हिसाब से अधिकतम, लेकिन प्रतिदिन 250। यह जानकर आपको अच्छा लगा होगा। तो ये बहुत सारी बातें थी, राइट टू इंफॉर्मेशन आपको मिला हुआ है। इसमें बहुत सारे देश के प्रधानमंत्रियों ने भी आगे आकर के क्या किया है भैया, काम किया है। लेकिन जो सबसे पहले प्रधानमंत्री जिनके सामने ये आया है वह देश के मनमोहन सिंह जी थे, माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी। तो इस तरह यह जानकर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आगे देखते भैया, चिल्का झील जहां स्थित है वह है कर्नाटक तट, मालाबार तट, कोरलक तट, उत्तरी सरकार तट। याद रखिएगा, जो कर्नाटक का समुद्री तट यहाँ से लगता है, मान लीजिए उड़ीसा का, याद रखेगा कर्नाटक उड़ीसा का, और यह वाला पार्ट जो होता है वह उत्तरी सरकार तट कहलाता है। क्यों? क्योंकि चिल्का झील एक तटीय झील है और भारत की सबसे खारे पानी झीलों में प्रमुख स्थान रखती है, जो कहां पर है भैया, उड़ीसा में है। यह भी जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। आगे है, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और वह हुआ है कहां पर भैया, अनुच्छेद 252 में, अनुच्छेद 74 में, अनुच्छेद 356 में, अनुच्छेद 76 में। तो याद रखिएगा अनुच्छेद
352 में याद रखना पहली बार मंत्रिमंडल का शब्द का प्रयोग किया गया है। अब भैया क्या है मंत्रिमंडल, ध्यान से समझ लेते हैं। तो जो मंत्रिमंडल होता है और एक होता है, ये जान लीजिए, मंत्रिपरिषद। तो मंत्रिपरिषद होता है, ध्यान से समझिएगा, मंत्रिपरिषद होता है, हाँ जी बिल्कुल होता है, और एक होता है मंत्रिमंडल। दोनों अलग अलग होते हैं। और ये कब आया ये बताऊंगा, अभी बिल्कुल बताऊंगा। मंत्रिपरिषद में क्या होता है, 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, ठीक है ना। एक कैबिनेट मंत्री होता है, कौन होता है, कैबिनेट मंत्री होता है। दूसरा राज्य मंत्री होता है, और राज्य में इसके राज्य स्वतंत्र मंत्री भी इसी का पार्ट है, याद रखिएगा, राज्य मंत्री होता है। और तीसरा जो होता है उपमंत्री होता है। क्या होता है, उपमंत्री होता है। कैबिनेट मंत्री जो होते हैं वो सबसे बड़े स्तर के मंत्री होते हैं, यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी होती है, जिनकी संख्या 15 से 20 के आसपास होती है, यह जानना। और पूरा मंत्री परिषद जो होता है लगभग कितना होता है, 81 या 82, याद रखिएगा 81 या 82, इससे ज़्यादा मंत्री परिषद में सदस्य नहीं हो सकते हैं। यह जानकर आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि 91वां संविधान संशोधन 2003, याद रखिएगा 91वां संविधान संशोधन 2003 में यह प्रावधान किया गया है कि कुल लोकसभा कितना है भैया, 545 है वर्तमान में ना। कुल लोकसभा का क्या है भैया, 15% से अधिक क्या है, अर्थात मंत्री परिषद नहीं होगी, यह जान लीजिए। 15% अर्थात 15/100, जब इसको काटोगे तो 81-82 आपका आ जाएगा। यह देखकर आपको अच्छा लगा होगा। मंत्रिमंडल पहली बार कब आया दोस्त, जब अनुच्छेद 352 में, यह जान लीजिए, पहली बार यूज हुआ। कब, जब देश में राष्ट्रीय आपातकाल 1975 में आंतरिक विद्रोह के कारण लगा। और उसमें क्या होता है, इंदिरा गांधी जी अपने हैं, ठीक है, शाम को फोन कर देती हैं, उस समय के राष्ट्रपति के पास फोन जाता है, और बगैर मंत्रिमंडल के सलाह से ही क्या होता है, देश में आपातकाल लग जाता है, ठीक है। 1975 से 77 जो काला दिवस के रूप में जाना जाता है, याद रखिए। बीजेपी अभी भी, मतलब भारतीय जनता आज भी काला दिवस के रूप में इसे मनाती है। और कांग्रेस का यह एक बहुत बड़ा क्या है, निरंकुशता की भावना दिखता था, जो मतलब जनता कह रही है दोस्त। हम तो उस समय नहीं थे, लेकिन पढ़ने में तो यही आ रहा है, ठीक है। तो आंतरिक विद्रोह के कारण देश में क्या होता है, लग जाता है, जिसे वर्तमान में सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। किसमें, 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत। यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। मोरारजी देसाई के शासनकाल में, यह जानकर आपको अच्छा लगा होगा। तो इस तरह यह क्या होता है, जब देश में आपातकाल लगती है, ध्यान से समझिए, जब देश में आपातकाल लगती है पहली बार, तो बगैर मंत्रिमंडल या मंत्री परिषद की सलाह से इंदिरा गांधी जी ने अपने स्वविवेक की शक्ति से क्या हुआ, देश में आपातकाल लगा दिया। तो जब आपातकाल खत्म होता है, पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार मोरारजी देसाई की बनती है, तब यहां पर प्रावधान किया गया 44वें संविधान संशोधन में कि अब जब भी राष्ट्रीय आपातकाल आंतरिक विद्रोह के कारण लगेगा, या किसी भी तरह से, या बाह्य आक्रमण या युद्ध के कारण किसी भी तरह से राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 लगेगा, तो उसमें मंत्रिमंडल का लिखित परामर्श होगा। यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। यह 44वें संविधान संशोधन द्वारा हुआ था। तो मंत्रिमंडल में सिर्फ क्या होते हैं वो दोस्त, कैबिनेट मंत्री होते हैं, यह याद रखिए, जिसमें कैबिनेट मंत्री में आपके प्रधानमंत्री भी आते हैं। यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। मंत्री परिषद का प्रधान जो होता है, प्रधानमंत्री होता है, और यह मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है ना। बहुत सारे प्रश्न थे, इनको हमने आपको सॉल्व करा दिया। तो अनुच्छेद 352 में आया है, ये जान लीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर छाटिए। भिलाई का भैया याद रखिएगा, जो प्रसिद्ध है वह छत्तीसगढ़ में ही है, भिलाई याद रखिएगा। बोकारो झारखंड में ही है, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है, राउरकेला उड़ीसा में है, यह जान लीजिए। तो पहला चौथा अर्थात बी ऑप्शन सही है, मिला दिया हूं, देख लीजिएगा, एकदम सही है, यही है, ठीक है। तो यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगला प्रश्न, रक्त का पीएच मान होता है, रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। समुद्री जल का कितना होता है, 8.4 होता है। बाकी
फिर उसमें दूध का दिया हुआ है, जल का दिया हुआ है। आगे देखिए भैया, वर्ल्ड लैंग्वेज डेटाबेस द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व की 3 सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो सबसे ज़्यादा अंग्रेजी, mandarin जो चीनी वाली भाषा है, और हिंदी। जी हाँ, बिल्कुल सही है, पहला ही सही है, एकदम सही बात है। अगला है भैया, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो बिहार है। ये प्रश्न मैंने क्यों लिया, क्योंकि अभी आप देखे होंगे बिहार में 243 विधानसभा सीट पर चुनाव हुआ है, और उसमें जो सबसे ज़्यादा भाई लेकर आई है वह याद रखिएगा एक राजग था, आरजेडी 75 सीट, और उसके बाद एनडीए पार्टी ने जीता है 74 सीट। वो छोड़ दीजिए, लेकिन फिर से क्या हुआ था, बीजेपी की जो गठबंधन सरकार थी, जदयू वाली पार्टी, नीतीश वाली, वह फिर से दोबारा क्या हुई है, वहाँ पर सरकार बनाई है। यह जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और कांग्रेस बहुत कम सीट पाई, जो बहुत ज़्यादा दावे कर रही थी। आगे बात करते हैं, कावेरी नदी कौन से राज्यों से होकर बहती है? तो याद रखिए, कावेरी नदी गुजरात, मध्य प्रदेश, जी नहीं, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु एकदम सही है। अगर इसमें पुदुचेरी भी होता तो वह भी सही हो जाता, क्योंकि पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है। और जो कावेरी नदी जल विवाद चल रहा है ना, वह इन्हीं चारों के मध्य चल रहा है। और जो सबसे ज़्यादा चल रहा है कावेरी नदी जल विवाद, वह कर्नाटक और तमिलनाडु को लेकर के चल रहा है। यह जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं? तो कावेरी को ही कहते हैं। यह जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हाल ही में बीबीसी ने किस खिलाड़ी को इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर से क्या है भैया, सम्मानित किया है? याद रखिए, वह कोई और नहीं, पीवी सिंधु हैं। जब कभी भी इनका नाम आता है, अधिकतर अभी 2019-20 में ज़्यादातर यही प्रसिद्ध है, याद रखिएगा, बिल्कुल पीवी सिंधु ही हैं, याद रखिएगा। और इन्हें अभी हाल ही में क्या है भैया, पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है ना। यह जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही आंसर को छाटिए। क्या है भैया, ये कुछ ज्वालामुखियां हैं, मिलाने को दिया है ना, तो कोटोपैक्सी, इक्वाडोर। अब देख लीजिए भैया, इसमें एक पहले मिल रहा है, चौथा, अर्थात एटना किसकी है? सिसिली की है। वेसुवियस क्या है भैया, इटली की है। और एरेवस कहाँ की है? राजद्वीप की। याद रखिएगा, यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है, ये भी सक्रिय ज्वालामुखी, ये भी सक्रिय है। तो इस तरह ये जो सक्रिय ज्वालामुखियां हैं, ये अंटार्कटिका की सक्रिय द्वीप है ज्वालामुखी। याद रखिए, जो राजद्वीप है ना, वह कहाँ मिलता है? अंटार्कटिका महाद्वीप में है। बाकी यह आपका दक्षिणी वाले में है, ये यूरोप वाले में है। यह जानना आपके लिए जरूरी है। सिसिली में एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है, एटना वाली, यह जानना आपके लिए जरूरी है। आगे देखिए, बहुत शानदार बात है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग कीजिए। ठीक है, क्या है भैया, कुछ अनुच्छेद दिए हैं और इधर उनसे संबंधित विषय दिए हैं। क्या है? अनुच्छेद 124, फिर 5, 352, ठीक है, 5 तो नागरिकता से ही संबंधित, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 352 आकस्मिक प्रावधान, अर्थात जी हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब फिर अब देख लीजिए, अर्थात एकदम साफ साफ आ रहा है कि BC दूसरा तीसरा, ठीक है, BC दूसरा तीसरा, अर्थात 1 2 3 4, यह सीधा सीधा ही मैचिंग कर रहा है। ठीक है, ठीक है, एकदम सीधा सीधा ही मैचिंग कर रहा है, कोई दो राय नहीं है। जी हाँ, एकदम सही है, एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। नागरिकता को याद रखिएगा, यहाँ पर 5 से 11 जो अनुच्छेद भाग 2 में है, यह भी बहुत शानदार प्रश्नों में से एक है, बहुत शानदार प्रश्न। देश में प्रथम खेलो इंडियन यूनिवर्सिटी कहाँ पर भैया? भुवनेश्वर में है। और जो यूनिवर्सिटी जीती है वह पंजाब यूनिवर्सिटी है। कौन सी? पंजाब यूनिवर्सिटी है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है, याद रखिएगा भैया, ये बहुत ज़रूरी है। एक ऑपरेशन सिस्टम का, एक इनपुट सिस्टम, एक प्रोसेसिंग
डिवाइस कहानी। ठीक है, यह बहुत शानदार प्रश्नों में से एक है। यह जानकर आपको बहुत अच्छा लगा होगा कि इस तरह के प्रश्न भी अगर आपके सामने आ जाएं तो आप लोग तुरंत आंसर दीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं जो आपको बिल्कुल हमेशा देखने को मिलेंगे। अगर आप इन प्रश्नों को थोड़ा सा भी ढिलवाही करेंगे ना तो आपका यह गड़बड़ हो जाएगा। यह जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक प्रोसेसिंग डिवाइस है कि एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जी हाँ, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये जानना आपके लिए ज़रूरी है। तो मैं यही देख रहा था कब से, मुझे थोड़ा सा रॉन्ग लग रहा था, तो ये जानकर आपको ज़रूरी है। ये वाला होगा, ये नहीं होगा, ये जान लीजिए। अगला भैया, निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन करता है? तो भैया याद रखिए, लोकसभा के सदस्य, जी हाँ, राज्यसभा के सदस्य याद रखें, हाँ, विधानसभा विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते, तो केवल 1-2 याद रखिएगा। उपराष्ट्रपति के चुनाव में यानी संसद के दोनों सदनों के याद रखिएगा, संसद के दोनों सदनों के ये जान लेना, निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य क्या होते हैं, भाग लेते हैं। लेकिन राष्ट्रपति में सिर्फ और सिर्फ निर्वाचित भाग लेते हैं, यह जानना जरूरी है आपको, मनोनीत भाग नहीं लेते हैं। जो उपराष्ट्रपति होता है याद रखिएगा, वह सभापति होता है किसका, राज्यसभा का। लेकिन याद रखना, उपराष्ट्रपति जो एक अध्यक्ष तरह है, कहाँ का, राज्यसभा का, यह जान लो भैया, उसका सदस्य नहीं होता है। यह एकमात्र ऐसी सदस्य है जिसका अध्यक्ष उसका क्या होता है, सदस्य नहीं होता। दोस्त थोड़ा पानी पी लें। तो इस तरह आप लोग देखे होंगे कि यह कितनी शानदार बातें हैं। अब यहाँ पर ऊर्जा या एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत आपको है कि इनको पकड़ो और समझो। अगर आप इन प्रश्नों को नहीं पकड़ेंगे, नहीं समझेंगे ना दोस्त, तो गड़बड़ा जाएंगे आप लोग। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ गया, भारत के महान्यायवादी कैसे नियुक्त किया जाता है? और आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं भारत के न्यायवादी को लेकर। भारत के न्यायवादी को लेकर के क्या है दोस्त, अर्थात 4 ऑप्शन आपके सम्मुख दिए हुए हैं। इनमें से पहला है संसद द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, संसद की सिफारिश द्वारा, मुख्य न्यायाधीश द्वारा। तो याद रखिए, संसद के द्वारा जी नहीं, राष्ट्रपति के द्वारा। एक और दिया है संसद की सिफारिश, जी नहीं। अगर यहाँ मंत्री परिषद की सिफारिश हो जाती ना तो सही हो जाता, लेकिन संसद की सिफारिश बिल्कुल नहीं, मंत्री परिषद की सिफारिश से राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। जो महान्यायवादी का उल्लेख है भारतीय संविधान में अनुच्छेद 76 में दिया हुआ है। और महान्यायवादी याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट पद होता है, देश का प्रथम विधिक अधिकारी होता है कौन, अर्थात भारत का महान्यायवादी। सुप्रीम कोर्ट के मतलब याद रखिएगा न्यायाधीश के बराबर योग्यता होनी चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नहीं होना चाहिए। ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। ये जानकर आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। महान्यायवादी याद रखिएगा भैया, संसद के सदन में भाग ले सकता है, संबोधित कर सकता है, ठीक है, लेकिन वोट नहीं दे सकता। वोट इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि वह उसका भाग नहीं है। यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी। क्यों? क्योंकि उसका सदस्य नहीं है ना। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची निम्नलिखित में से किन राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? बिहार, छत्तीसगढ़, जी नहीं, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। याद रखिएगा यही सबसे महत्वपूर्ण है ना। तो जनजातीय क्षेत्रों में 6वीं और अनुसूचित क्षेत्रों के लिए याद रखिएगा, इसमें असम भी अगर जुड़ जाता तो 4 राज्य है भी, ये जान लीजिए। तो ये जान करके नहीं, जब अनुसूचित क्षेत्रों के लिए बात होती है तो 5वीं अनुसूची में है। और अगर जनजाति अनुसूचित एक जाति होती, एक जनजाति होती ना, तो जनजाति 6वें वाले में है। यह जान लीजिए। इनके प्रशासन के बारे
बारे में, 6वीं अनुसूची और 5वीं में अनुसूचित जाति। याद रखिएगा ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से थोड़ा सा पकड़ लीजिएगा। पोलोग भाषा विकसित की गई थी, याद रखिएगा 1972 में। ये प्रश्न बहुत शानदार है, कंप्यूटर का प्रश्न है, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मूल अधिकार का प्रावधान है? याद रखिएगा ये प्रश्न बहुत शानदार है। तो अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वह किसमें प्राप्त है? अनुच्छेद 19 में। यह शानदार प्रश्नों में से एक है। 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं आपके पास दी हुई है, A, B, C, D, ठीक है, E, G, F नहीं है, याद रखिएगा, यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो क्या है भैया, ये 6 प्रकार से आपको अभिव्यक्ति दी है और मैं आपको बहुत आसान तरीके से बताना चाहता हूँ। जब भी अभी क्या हुआ था देश में, क्या हुआ था, जैसे उत्तर प्रदेश या सरकार बोल दी थी कि हम संविदा पर अब क्या होगा, नौकरी देंगे। तो संविदा पर जब नौकरी देने का हुआ, अब सरकार के आप विरोध हो गए, जाहिर सी बात है। तो सबसे पहले आप क्या बोलेंगे ना, आवाज़ खुद उठाएंगे तब ना लोग आपके साथ जुड़ेंगे। तो पहले आप क्या करेंगे, बोलना शुरू करेंगे। बोलने की स्वतंत्रता है आपको, भाषण देने की स्वतंत्रता है। जी हाँ, जब बोलोगे तो 4 लोग क्या होंगे, एकत्रित होंगे, तो सम्मेलन हो गया। जी हाँ, आपको देश के अंदर क्या है, सम्मेलन करने का अधिकार है। तो जितना छूट है उससे ज़्यादा रोक भी है। अभी नहीं कि सड़क हाईवे है, अब ट्रकें जा रही, सामान आना जाना, अब वहां पर खड़े होकर के सम्मेलन कीजिए, ठीक है। जी नहीं मेरे भाई, उचित स्थान पर ना, उचित स्थान, ट्रेन के पटरी में खड़े होकर सम्मेलन चालू हो जाए तो जी नहीं, ऐसा नहीं है। बोलने का आपके पास अधिकार है, लेकिन अब ये नहीं किसी को गाली दो, अभद्र भाषा का यूज करो, जी नहीं, प्यार की भाषा से बात करो। जी, बोलने का अधिकार है आपको। सी है, अब अगर आप सम्मेलन किए हो तो फिर आप क्या करेंगे, सरकार तो कोई हल्का फुल्का तो है नहीं कि जो आपकी आवाज सुनेगी, तब आप क्या करेंगे, संघ बनाएंगे। तो संघ बनाने का अधिकार है आपके पास, ठीक है, पार्टी जिसे कहते हो। संघ बन गया है आपका, जी हाँ बिल्कुल बन गया है, ठीक है। अब डी नंबर देखिए, डी में जब संघ बन गया है तो आप आए जाएंगे तभी ना लोग आपके साथ ज्यादा जुड़ेंगे। तो आपको आवागमन का संघ अर्थात है भैया, जिसे आवागमन, याद रखिएगा, आवागमन का आपके पास अधिकार, अर्थात आप आ जा सकते हैं। फिर जब आ जा सकते हैं तो कहीं ना कहीं रुकेंगे, तो आपको नहीं, अर्थात निवास करने का अधिकार है, कहीं ना कहीं रुकने का अधिकार है। जी हाँ बिल्कुल, जहाँ जहाँ रह सकते हैं, चाहे 5 स्टार होटल में रहो, चाहे 3 स्टार पे रहो, या फिर छोटे से छोटे गरीब घर में रहो, ये भी बहुत आपके लिए बहुत जरूरी है। और जब निवास करेंगे कहीं ना कहीं, तो अब आप इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं तो आपका अर्थात कुछ आना भी तो चाहिए, रुपया धन भी चाहिए। तो आप क्या है, पेशा भी अर्थात रोजगार भी, नौकरी वोकरी भी करने का आपके पास अधिकार है। यह याद रखिए, रोजगार भी करने का आपके पास अधिकार है। तो देखो कितना आसानी से 6 याद रखिए ना। सबसे पहले आप बोले, फिर लोग आपके साथ इकट्ठा हुआ, सम्मेलन किए, फिर आप पार्टी बना लिए सरकार के खिलाफ। अब आप पार्टी बनाएंगे तो आए जाएंगे, जैसे अरविंद केजरीवाल आ जा रहे हैं इस समय। याद रखिएगा जब राइट टू इंफॉर्मेशन नहीं आया था तो उससे पहले अरविंद केजरीवाल जब सब मुख्यमंत्री नहीं बने थे तो उन्होंने परिवर्तन नामक एनजीओ चलाया था। क्या, परिवर्तन नामक एनजीओ चलाया था, और यह एनजीओ बहुत कारगर हुआ था। याद रखिएगा, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो इस तरह आप निवास करेंगे, नौकरी करेंगे, यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, यह याद रखिएगा। जो समाचार पत्रों को स्वतंत्रता मिली है वह इसी अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 19 के तहत प्रेस वालों को स्वतंत्रता मिली हुई है। यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, अनुच्छेद 19A1 के तहत ये जानना आपके लिए जरूरी है। निम्नलिखित में से कौन एक अन्य जैसा है, ठीक है, मतलब इनमें से अलग है। सेल दिया हुआ है, वेल दिया हुआ है, ओएनजीसी दिया है। जी हाँ, ये तीनों देश की क्या है, महारत्न कंपनियों में से एक है, और यह महारत्न कंपनी नहीं है। यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इस तरह ये जानना आपके लिए सेल, वेल, गेल, ठीक है, ओएनजीसी, एनटीपीसी भी हो गई है महारत्न कंपनियों, पहले 7 थी, अब वो वर्तमान में 8 आ रही हैं, याद रखिएगा। तो इस तरह याद रखिएगा, यह इनमें से अलग है। निम्नलिखित देशों में से कौन आसियान का सदस्य नहीं है? तो जी हाँ, आसियान का सदस्य भारत ही नहीं है, याद रखिएगा। भारत
पूर्ण सदस्य नहीं है, याद रखिएगा, जो मतलब उस तरह, लेकिन बाहरी रूप से पूरा आसियान का सपोर्ट करता है भारत, यह जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आसियान की जो स्थापना हुई थी वह बैंकॉक थाईलैंड की राजधानी 1967 में हुई थी। कब हुई थी? 1967 में हुई थी। और इसकी जो मुख्यालय है ना वह कहाँ पर है भैया? जकार्ता में है। कहाँ पर है? जकार्ता में है। यह जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आप गड़बड़ा जाएंगे। एसोसिएशन ऑफ द साउथ ईस्ट एशियन सम्मेलन के नाम से इसे जाना जाता है, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, क्या है भैया? एशिया आसियान का फुल फॉर्म अगर कोई पूछे तो क्या कहोगे? एसोसिएशन ऑफ द साउथ ईस्ट, ठीक है, एसोसिएशन ऑफ द नेशन है, यह जानना चाहिए। इसका नाम एशिया है, याद रखिएगा, एशिया, और इसका नाम ईस्ट, इसका नाम साउथ, ठीक है, इसका एसोसिएशन, इसका नेशन, तो याद रखिएगा एसोसिएशन साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसका फुल फॉर्म होता है, यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। संयुक्त राष्ट्र परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितना है? तो संयुक्त राष्ट्र सदस्य, याद रखिएगा, अस्थाई पूछा है तो 5 है, ठीक है ना, अगर सब पूछता तो 15 है, याद रखिएगा। भारत भी अभी अस्थाई जो 10 हैं उनमें से भारत भी अभी 2 साल के लिए बना है, जो 2020 से 2022 तक इसका अस्थाई सदस्य रहेगा, यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। 24 अक्टूबर, ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। कब? 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। या अभी न्यूटन के किस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहा जाता है? तो तृतीय नियम को कहा जाता है। जैसा करोगे वैसा भरोगे। जैसे नाव पर चढ़ते समय अगर नाव को आप प्रेशर करोगे तो नाव भी आपको प्रेशर करेगी, इसलिए आप कभी गिर जाते हैं। गोली चलाते समय गोली भी चलाओगे तो जितना गोली आगे जाएगी उतना आपको पीछे भी प्रेशर करेगी, इसीलिए कभी कभी देखते हैं कुछ लोग बहुत वृद्ध रहते हैं, गोली चलाने जाते हैं या पहला अजनबी आदमी जाता है चलाने तो लड़की लुढ़क जाता है ना। लुढ़क का मतलब ढनक जाता है, ढनक का मतलब क्या होता है? गिर जाता है। खासकर आपको हंसाने के लिए सारे शब्द हैं, इनको दिल पर ना लिया जाए तो ज़्यादा सही है। आगे है कंप्यूटर कंट्रोल करने संबंधी जो इंस्ट्रक्शन या प्रोग्रामों को कहते हैं उसे क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं, ठीक है, या हार्डवेयर कहते हैं, या प्रोग्राम कहते हैं। अर्थात आपके पास ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है, आप इनमें से एक का आंसर दीजिए। कौन बच्चा देगा सबसे पहले आंसर? हम ये जानना चाहते हैं आपको। तो सॉफ्टवेयर कंट्रोल करने के लिए जो भैया संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम है वह क्या से है भैया? वह आपका सॉफ्टवेयर ही है, याद रखिएगा। जो प्रोग्राम होता है वो कहाँ होता है? सॉफ्टवेयर होता है, जाहिर सी बात है। नो टच नो सीन, नो टच नो सीन, जी नहीं, नो टच ओनली। तो भारत में WTO जो का सदस्य बना, 4 ऑप्शन आपके सामने। भारत WTO को कब सदस्य बना? विश्व व्यापार संगठन का, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य भारत कब बना था? 1995 में भी बना था। और इसकी स्थापना भी याद रखिएगा 1995 में ही हुई थी, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। और जो इसका मुख्यालय है वो कहाँ है भैया? जिनेवा में है। और जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में, यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया था? ठीक है, तो याद रखिएगा शंकरन नारायण थे जिन्होंने कार्यकारिणी परिषद से क्या कर दिया था? इस्तीफा दे दिया था। याद रखिएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल का हुआ है, डेट याद आ रही होगी 1919, ठीक है, याद रखिएगा। इससे पहले 1919 में रॉलेट एक्ट आया था, ये जान लीजिए, बिना दलील, बिना वकील, बिना अपील का कानून जिसे कहा जाता था, ठीक है, जिसमें कोई सुनवाई करने का मौका नहीं। उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। भारत में पहली यूरोपीय बस्ती किस स्थान पर स्थापित
स्थापित की गई थी। तो पहली यूरोपीय बस्ती या कारखाना या फैक्ट्री जो होता है वो कोच्चि केरल वाले में ही नहीं, जबकि अंग्रेजों ने कहा, यूरोप वालों ने कहाँ पर अपना बनाया था, तो सूरत को बनाया था। कब भैया, याद रखिएगा 1608 ईस्वी में ना, जब हॉकिंस आया था जहांगीर के दरबार में। यह भी आपके लिए बहुत जरूरी है। अगला है भैया कंप्यूटरों के संबंध में सॉफ्टवेयर का अर्थ है। ठीक है, क्या है भैया, कंप्यूटर प्रोग्राम। यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है ना, कंप्यूटर प्रोग्राम को ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ से बहुत शानदार प्रश्न अगर आते हैं तो आप इसका जरूर से जरूर आंसर दीजिएगा। यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगला देखते हैं दोस्त, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया था? तो याद रखना जो 1929 में यह अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। और यहीं पर से देश का स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा हो जाती है। यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। 26 जनवरी 1930 को 26 जनवरी 1930 को देश का पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, यह जान लीजिए। इसीलिए यह डेट खराब ना हो जाए, इसीलिए इसको 26 जनवरी 1950 को नहीं संविधान लागू हुआ था। क्यों? क्योंकि 15 अगस्त को हमको स्वतंत्रता मिली थी ना। अब 15 अगस्त को स्वतंत्रता मिली, स्वतंत्रता दिवस यह मनाना चालू हो गया, तो 26 जनवरी पहली बार मनाए थे, तो इसी का आधार बना था। तो इसलिए 26 नवंबर 1949 को संविधान बन जाने के बावजूद भी हम लोगों ने 26 जनवरी 1950 को लागू किया। सिर्फ इस डेट का इंतजार किए और लगभग 2 महीना तक हम लोग इंतजार किए। एक नीवल कितने बीटों के बराबर होता है? तो 4 बीटों के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? शिव समुद्रम प्रपात जो है वो कहाँ? कावेरी नदी में। चुलिया प्रपात कहाँ? चंबल में। जोग सारावती में है ना, ये भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात में से एक है। जोग या घाट शोपा या महात्मा गांधी के नाम से भी जाना जाता है, जो कर्नाटक में है, सारावती नदी पर। ये गलत है, याद रखिएगा, अर्थात यही सही है, गलत है मान लीजिए। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में वापस दे दी थी? तो याद रखिएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड के, याद रखिएगा 1915 में इनको नाइटहुड की उपाधि मिलती है रविन्द्रनाथ टैगोर को, याद रखिएगा, जिन्हें देश का पहला नोबेल पुरस्कार मिला था। याद रखिए रविन्द्रनाथ टैगोर। जनगण मन याद रखना, याद रहेगा कि नहीं? बिल्कुल रहेगा ना। तो यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। निम्नलिखित में से कौन स्टोरेज माध्यम नहीं है? ठीक है, हार्ड डिस्क, फ्लैश ड्राइव, डीवीडी, कीबोर्ड नहीं है। कीबोर्ड तो चलाने का सिस्टम हार्डवेयर का, इसमें कैसे स्टोरेज होगा? बिल्कुल नहीं है। भारत की 2011 जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में का लिंगानुपात निम्नलिखित में से क्या है? तो 943 है ना, 943 महिलाओं पर 1000 पुरुष हैं, यह जानना आपके लिए जरूरी है। अर्थात 1000 पुरुषों पर सिर्फ 943 महिलाएं हैं। ज़्यादा लड़ाई वड़ाई मत करो भैया, ठीक है, ये जान लीजिए 943 हैं। अर्थात कितने लोग भैया? अभी भी कुछ लोग हैं जो समझ लीजिए, अब मैं बोलूँगा नहीं, 57 लोग या कुछ लोग हैं जो जिंदगी व्यतीत करेंगे, यह जान लीजिए। खैर, अपने देश में बाबाओं की कमी नहीं है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके लिए, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग में होती है, याद रखिए, मेमोरी, रैम, मदरबोर्ड, सीपीयू, यह जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो यह सीपीयू होती है, यहाँ से जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ब्लॉग शब्द 2 शब्दों से का संयोग है, जी हाँ, वेब लॉग, याद रखिएगा, यहाँ वेब है, ठीक है, वेब लॉग होता है। यह प्रश्न भी अपने आप में बहुत शानदार है, ठीक है। विश्व टीबी दिवस, ट्यूबरक्लोसिस याद रखिएगा दिवस मनाया जाता है 24 मार्च को मनाया जाता है ना, ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और इस बार की जो थीम थी दोनों बार की, तो वह क्या थी भैया? इट्स टाइम, याद रखिएगा, इस बार की जो है भैया थीम थी, यह जानना बहुत जरूरी है। किसकी? जो विश्व टीबी दिवस जो मनाया गया है, यह जानना आपके लिए जरूरी है। सरकार 2025 तक में इसको समाप्त करने का लक्ष्य रखा है और इस बार के
बजट में भी इस शब्द का यूज था, टीबी को समाप्त करने का लक्ष्य। 4000 लोग, पूरे विश्व में 4000 लोग मतलब टीबी से रोजाना मरते हैं, यह जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी तादाद में है और ख़ासकर खाना पीना सही से ना खाने से यह होता है। संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है, वह क्या है भैया? लैन के माध्यम से जोड़ा जाता है कि वैन की कि मैन के? तो याद रखिएगा वैन के द्वारा। वर्ल्ड एरिया नेटवर्क होता है ना, लोकल एरिया नेटवर्क नहीं। लोकल एरिया नेटवर्क अर्थात सिर्फ घर वाले क्षेत्रों को जो जोड़ता है वो लोकल है ना, ये जान लीजिए, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगला प्रश्न, ज्योति तीव्रता का एसआई पद्धति में मात्रक है कैंडेला, यह सब लोग जानते हैं, जानना आपके लिए भी जरूरी है। कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी भैया? 1885 में। एओहुम ना, याद रखिए, व्योमेश चंद्र बनर्जी इनका नाम आता होगा, बिल्कुल आता है। एओहुम द्वारा ये बताया जाएगा, कभी मौका मिलेगा क्यों हुआ था ऐसा। 1857 जैसे क्रांति फिर दोबारा ना उत्पन्न हो, इसीलिए हर साल सम्मेलन होगा और हर साल जनता जाकर के नहीं क्या करेगी, जो गुस्सा होगी जाकर निकाल देगी। नहीं, यह जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, इनमें बहुत रणनीति थी, बताऊंगा नहीं इसमें क्या है। ठीक है, तो कौन थी? भारतीय है ना, तो भारतीय सरोजिनी नायडू थी। याद रखिए, यही देश की पहली राज्यपाल महिला भी हैं, ये जान लीजिएगा। एनी बेसेंट पहली महिला थी। अगर भारतीय शब्द हटा दिया जाए तो कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला कौन थी? एनी बेसेंट, लेकिन जब भारतीय लगता है तो उसमें सरोजिनी नायडू का नाम आता है, ये जानना आपके लिए जरूरी है। ये अगला लास्ट प्रश्न है, इन निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? ठीक है, गूगल बिल्कुल है, कितनी बार सर्च करते हो। एल्टा विस्टा भी सर्च इंजन है। साइंस डायरेक्टर भी साइंस जरूर है, यही है साइंस डायरेक्टर की आर्कुट नहीं है। अब इनमें से दो फंसा मामला है, एक आपका सही है। कौन बच्चा है इसका बताएगा सही से आंसर? यह बिल्कुल आप लोग बताइए ताकि मज़ा आ जाए ना, बिल्कुल मज़ा आ जाए, यह जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये बहुत शानदार प्रश्नों में से एक है, बहुत शानदार प्रश्नों में से एक है कि सर्च इंजन नहीं है ना। तो अगला प्रश्न आपके सामने जो था भैया, वह आप लोग बता ही दिए होंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। साइंस डायरेक्ट जो है भैया, यह सर्च इंजन नहीं है, आर्कुट आपका साइंस इंजन है। तो इस तरह दोस्तों आप लोगों ने अभी तक हमारा साथ दिया, आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त। एक बार फिर निवेदन करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और मज़ा आ जाए दोस्तों। ये बहुत शानदार प्रश्न आपके लिए हैं, हम वादे के साथ कहते हैं बाहर प्रश्न नहीं जाएगा, बस आप लगातार इस सीरीज को देखते रहिए, आपका मजा आने वाला है। आगे और बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं जब तक आपको सफलता नहीं मिल जाती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोग हमारा साथ दीजिए, ठीक है। और 40वां प्रश्न का जो आपका कमेंट आया उसे भी मैं देख लूंगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।